क्या कुछ ना कुछ होता रहता है, कोशिश करें बैलेंस करें, है ना। 10वीं क्लास तक बहुत बनाया हमने पप्पा। अभी पप्पा एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हम अपना काम पूरा करेंगे, नहीं तो पप्पा एक्सेप्ट भी नहीं करते। हाँ, डाल देते एक तरह से और डू योर वर्क दैट कम्स टू मी, नहीं चलता है। तो सोसाइटी में सबके यहाँ प्रोग्राम वोग्राम होते हैं तो जाने का नहीं करता है ना। एक बार निकलते हैं तो कम से कम 3 घंटे चले जाते हैं। सब बच्चा बोल क्या होता है पेपर में। हाँ, सब कुछ 600 आया है। हाँ, चेंज करवा दिया, भूल गया। क्वेश्चन रीडिंग एक मिनट रुको। नहीं, ये तो इसकी रेंज निकालो और फिर उसका डिस्टेंस पता करो शुरू भी अगर जाते हो लैंग्वेज में भी तो ओरिजिनल डिस्टेंस ही कुछ रहा ना उसका। नहीं, अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्ड लगाया नहीं उसने, हॉरिजॉन्टल वर्ड उसने लगाया नहीं, तो वो तो सुनो ना, फिर तो बहुत कुछ है उसमें प्रॉब्लम है। फिर वो 150 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल है किसने कहा? Who said this? You took it understood ना? नहीं समझ में आया? 150 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल नहीं कहा था उसने, अपने अपने मन से मान लिया, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा माना जाता है जब कुछ भी मेंशन ना हो। तो यहाँ पे जब कुछ मेंशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मानना पड़ेगा उसको, अगर मेंशन नहीं है। नहीं तो फिर आप 150 को कैसे हॉरिजॉन्टल मान रहे हो? फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। तो फिर तो बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ है। मैं ऐसा बोलता हूँ वैसे मैं कि ए और बी दोनों वालों को राइट नहीं, तो दोनों उससे ज्यादा क्या 3 लोग ही तो तुम लोगों को अकल नहीं चलेगी उस समय सर कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल नहीं सपोज कर रहे हैं तो फिर इसको कैसे हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं? अकल नहीं चलेगी। अरे जब एक जगह आप हॉरिजॉन्टल सपोज कर रहे हो नहीं समझ में पहले पढ़ रही है। ये और भी दोनों को करवाता हूँ। अगर 150 हॉरिजॉन्टल मान रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 600 ही, और अगर 150 कॉलन मान के यूं बोलना चाह रहे हो कि नहीं यार हम तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसका,
प्लेन से उस टारगेट तक का डिस्टेंस पूछा है, हॉरिजॉन्टल वर्ड नहीं लगाया है, तो फिर 60 होना भी करेक्ट है। दोनों चीज उसमें प्रॉब्लम में मेंशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इस तरह से कॉलम मार्केट में चलते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सब लोग चलाते रहते हैं। बोले यार लैंग्वेज डाल दी किसी ने, अब लैंग्वेज का जस्टिफिकेशन किसको देगा, कौन देगा, क्या करेंगे? अच्छा तुम खुद बताओ। नहीं 150 अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो आप क्या मानो? कॉलम ही गलत है, तो कॉलम ही गलत हो जाएगा वो। क्यों कैसे? बस ये है कि डिस्टेंस वर्ड के साथ उसने हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज नहीं किया। जनरली आप देखना जितने भी कॉलम मिलेंगे उसमें नहीं, वहां पे भी हॉरिजॉन्टल वर्ड आप देखो ना, मॉडल में है तुम्हारे क्वेश्चन जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का वर्ड यूज नहीं किया है। इंडिकेट में क्या है, सिर्फ फाइंड द डिस्टेंस। अब उन कॉलम में क्या हो जाता है, किसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के आपने छोड़ दिया। ये तो फिर ट्रिकी क्वेश्चन है, कौन सा एक्चुअली जाना भी कैसे पता चले। और इन थोड़ी सी पता नहीं चलो हमारी क्वेश्चन को तो हाइट भी नहीं होगा, अगर आपको ऐसा बोला कि हाइट दिया हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो फिर जो आईडी डायरेक्ट जाना नहीं आएगा। तो एरोप्लेन के पीछे को बड़ा तो लगा के आएगा भी ना भी देखते हैं टेबल पे डिस्कशन में लेते हैं, उसके बाद डिसाइड नहीं टेबल पर उसको डिस्कशन में लेना पड़ेगा अंदर, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कोई दिक्कत। चलो बाकी कहाँ पर गड्डी है बताओ। गड्डी कितने क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पेपर में। पेपर में क्वेश्चन नंबर 6। A particle is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the inclined plane, और उसका इंक्लिनेशन 30 दिया है, यानी अल्फा की वैल्यू दे दी, और अल्फा की वैल्यू कितने दे दी 30।
at an angle of 30 degree to an inclined plane, इसी से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया। क्या दिक्कत है, क्यों पूछ रहा है? ऐसा की प्रॉब्लम है क्या इसमें भी? अरे इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 है और इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, तो अपने फॉर्मूले वाले थीटा है ना, अपन ने तो सीधा यहीं से लिया है, इसका नाम अल्फा रखा है। थीटा आपको याद करवाया था मैंने, तो 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। इंक्लाइंड प्लेन हो ही नहीं अभी तो, इंक्लाइंड प्लेन क्यों आ गया? एक मिनट, इंक्लाइंड प्लेन नहीं हुआ है, बस फर्स्ट डे ऑफ द काइनेमेटिक्स तो हुआ है ना, फर्स्ट डे ऑफ द काइनेमेटिक्स तो पढ़ा है ना। सबसे पहले दिन अपन ने पढ़ा था कि हर चीज में फ्रेम बनाओ और टाइम के थ्रू प्रॉब्लम में घुसने का। अरे याद आया, जिस प्लेन से बॉडी चले उसी प्लेन में आ जाए तो उस प्लेन की नॉर्मल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पढ़ा है ना। जरूरी की थ्योरी पढ़ी जाए, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, कंसेप्ट से करने का। अरे फ्रेम नहीं समझा, वैसे कायदे से तुमको सिलेबस में क्या लिख कर दिया था? तुम तो फ्रेम मेथड से कर लो, बाकी यूं नहीं बोलेंगे कि अपन ये इंक्लाइंड प्लेन से आ गया क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन फिर याद पढ़ूंगा मैं, है ना, पाला भी होगा आपके पास, सीधे आ जाएगा। पर अगर नहीं भी पता है तो आप बेसिक से करो ना, अपने फ्रेम बनाई, इधर यू का कंपोनेंट मैं जनरल बना रहा हूँ, यू cos थीटा, इधर यू sin थीटा। ग्रेविटी हर जगह कैसी लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है। ये अल्फा तो ये अल्फा, तो इधर क्या g cos अल्फा, इधर हमेशा बस डाटा लिख लिया करो। एक अपन ने प्लेन फ्रेम की तरफ बनाई है along inclined और एक बनाई है परपेंडिकुलर टू, तो जो दिख रहा है वो बोलो, along inclined इनिशियल वेलोसिटी बोलो u cos थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड इनिशियल वेलोसिटी बोलो u sin थीटा, along inclined एक्सेलरेशन बोलो और उल्टा माइनस d sin अल्फा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड माइनस d cos अल्फा, इसका अपोजिट है ना। चलो along inclined, अगर इसका नाम a है इसका नाम b है, तो along inclined डिस्प्लेसमेंट AB in full time of flight, अरे वाह, तो इतने ही टाइम में परपेंडिकुलर इंक्लाइन का डिस्प्लेसमेंट 0, बस ही करना और कुछ नहीं, टाइम तो वही लगेगा। लगा दो इसमें सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू u d माइनस हाफ g cos अल्फा t स्क्वायर, t गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2u sin थीटा अपॉन g स्क्वायर। तो इसको रन करवा देता हूँ फिर मैं, 2u sin थीटा अपॉन g तो तब भी था जब जमीन नीचे थी। अरे 2u sin थीटा अपॉन g कब था, जब जमीन जैसी अल्फा से उठी अपॉन में cos अल्फा आ गया, तो याद कर। अरे 2u sin थीटा अपॉन g तो जमीन पे थी, जैसी जमीन अल्फा से उठी अपॉन में cos अल्फा आ गया। तो एक बार टाइम हमारी जेब में आ जाए तो उसमें सब कुछ हुआ ना। फिर मैं इसकी केसेस बनाता हूँ, आज 4-5 केसेस बनाएंगे जो न्यूमेरिकल फिर हो जाएंगे, नहीं चल रहे हैं। तो इस वाला हमने थीटा दिया है, अल्फा दिया है, प्लस पुट द वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या मैंने ऐसे किया था कि एंगल पूरा 60 ले लिया एक साथ, और u20 है तो वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 60 ले लिया, फिर उसमें v0 u20 sin 60। वो तो वर्टिकल यहाँ पे ही होंगे ना, यहाँ पे ना होंगे, ऐसा नहीं, उधर से वर्टिकल, हाँ तो यहाँ से वर्टिकल कितना ऊपर गई, इतना ही गई ना। हाँ तो उधर तक माइनस की एक्सेलरेशन दिया, t ढूंढना था u sin, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया ना बेटा। उसमें तो ऑब्लिक ले गए पूरा 60 डिग्री एक साथ मिलेंगे। हाँ सब चीज इसमें से कोई बाइक, अरे बस यहाँ से करो ना, जो आएगा वो आंसर है। क्या है तो u by a 4/2 तो 20 to half upon 10 into 3/2 4/√3 और 4/√3 करेंगे।
आंसर की आंसर की में क्या दे दिया? रूट 3। और उसने बोला वैसे मेथड से सॉल्व किया। नहीं, ऑब्लिक नहीं है वो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता तो हम वो करते, कोई दिक्कत, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं है। ये 30 और इंक्लाइंड प्लेन पे गया है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के प्लेन पे गिरने तक का टाइम, तुम कौन सा टाइम निकाल रहे हो? उन्होंने भी जो निकाल के दिया होगा कौन सा टाइम निकाल दिया, आप मैक्सिमम हाइट तक जाने का, उसके बाद भी तो बताएगी ना, पहले पढ़ा, कोई दिक्कत, और बोलो, निकालो उसको। पहले एक मिनट ऐसा करो, ये शुरू हो गया मेरा काम, इसके 4 फॉर्मूले वो पहले लिख लो फटाफट। क्या लिखूं कॉपी में? हेडिंग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। नहीं पहले बताओ ऑब्लिक पूरा हुआ था? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। पहले ले लो बॉटम टू टॉप, फिर बात में बताता हूँ कि टॉप टू बॉटम अगर होता तो सिर्फ साइन में एक फर्क पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं। इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फा और मैं जो फॉर्मूला बना रहा हूँ उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से ले रहा हूँ? इंक्लाइंड प्लेन से ही। हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में बुक में आपको कहाँ से एंगल मिले? फ्रॉम ग्राउंड, उसमें से अल्फा माइनस करके तुम थीटा बनाना है। जैसा अभी लिखा था वैसे करो, जो प्रॉब्लम है क्या था फटाफट फ्रेम बनाई, लोग करते हो मन से, अगर वापस समझना है क्या वही बात, वो तो अभी कॉपी में लिख ले इसलिए कर रहे हैं, करते हो मन से बराबर। एक फ्रेम फाइनल वेलोसिटी की और एक फ्रेम ग्रेविटी की। तो ध्यान रखना, एक कॉलम में जितनी फ्रेम्स बनेगी वो सब आपस से पैरेलल होना चाहिए। तो बनाई चलो फ्रेम में रिजोल्यूशन कर दो सबका, u cos थीटा, g का रिजोल्यूशन g cos अल्फा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड सपोज कर ली dx और परपेंडिकुलर इंक्लाइंड सपोज कर ली, इसका रिजल्टेंट ऐसे लाके टकराया उसको। अब सब कुछ फ्रेम में दिख रहा है, तो फ्रेम के बाद भी कॉलम भी बचता नहीं, हमेशा कौन से फैक्टर से मिलाने का प्रॉब्लम को? टाइम की। along incline perpendicular to incline.
इनिशियल वेलोसिटी, तो मन से करो, हाँ बोर्ड पे मत देखो, बोर्ड पे तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। ये कैसे ये जो अलोंग इंक्लाइंड का एस है उसका नाम क्या रखना, रेंज अलोंग इंक्लाइंड, कैपिटल आर, रेंज अलोंग इंक्लाइंड। तो पहले लगाओ सेकंड इक्वेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड में, क्या निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसने कहा F0 u cos थीटा u sin थीटा into t minus half g cos alpha t square। तो आपका t का आंसर आ गया 2u sin थीटा बाय g cos alpha। और इस न्यूमेरिकल में सिर्फ यही याद रखना, अगर याद करना है। अब आगे जो फॉर्मूले बना रहा हूँ वो याद नहीं करना, कुछ न्यूमेरिकल है उसमें यूज होने वाला है, इसलिए बना के दे रहा हूँ। तो हमको लर्न मत करना कि बड़े बड़े फॉर्मेट हैं। एक बार टाइम आ जाए तो उसमें हम सब कर देंगे ना, फिर ये भी वगैरह सब निकल जाएगा, जमीन से कितनी हाइट पर टकराया सब आ जाएगा ना, एक बार टाइम आ जाएगा। क्योंकि उसी टाइम में ये बना है, उसी टाइम में ये बना है, उसी टाइम में जमीन की रेंज भी बनी है, सब एक ही समय हुआ है। नहीं आई। तो सेकंड पॉइंट, रेंज अलोंग इंक्लाइन। रेंज अलोंग इंक्लाइन में वापस सेकंड इक्वेशन लग गई, तो एस बोले तो ए बी दैट इज आर यू cos थीटा इंटू टी, टी तो यही वाला टी रहेगा, सीधे टी की वैल्यू पुट कर माइनस हाफ जी अलोंग द इंक्लाइंड रिटार्डेशन कितना है, जी sin अल्फा, और टी का स्क्वायर मतलब इसी टी का स्क्वायर कर रहा हूँ। है तो एक जी कैंसल, टू, अब देखो दोनों में एक टू न्यूमरेटर में है, दोनों में यू स्क्वायर न्यूमरेटर में है, दोनों में एक साइन थीटा न्यूमरेटर में है, दोनों के डिनोमिनेटर में एक जी है, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा है। तो ये सब कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से कॉस थीटा अपॉन 1, यहाँ से क्या बच गया, एक साइन थीटा, एक साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा। अरे ये बच गया, जो कॉमन था वो कॉमन निकाल दिया, निकाल गए। एलसीएम लूंगा तो ये कॉस अल्फा यहाँ आएगा, कर दो इसी में, तो ये कॉस अल्फा यहाँ से हटाया
और यहाँ लिखा बीच में माइनस अपॉन कॉस अल्फा, अब चलेगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया वो कॉस ऑफ ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी, यानी क्या हो गया ये 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे होगा, यानी रेंज का आंसर क्या आ गया, तो क्या इसको लर्न करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ा है ना, थोड़ा सी भी टर्म कम ज्यादा हो गई एग्जाम में तो गया आपसे। हाँ, इसको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्री से बन रहा है। एक बार टाइम आ जाए तो तुम यहाँ टी की न्यूमरिक वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा ना फिर। और फिर भी क्यों बनाया इसको? एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थर्ड, अक्सर क्वेश्चन कुछ मिलेगा इसमें कि बताओ, पहले बताओ ऑब्लिक में हमने मैक्सिमम रेंज करने के लिए क्या किया? थीटा को मैक्सिमम साइन थीटा को आंसर पूरा क्या 45। अरे 45 किया था, सॉल्व पे आया था ना, उस मैक्सिमम रेंज का आंसर आया था u स्क्वायर बाय g। तो जब ग्राउंड पे हम खींचते हैं तो 45 पर मैक्सिमम रेंज होती है, और ग्राउंड का अगर उठा दें तो बताओ अब कब होगी मैक्सिमम? समझ में आ गया कि रेंज को वापस क्या करना है, मैक्सिमम करवाना है। तो ये फॉर्मूला इसलिए बनाया है, वी वांट टू मेक रेंज। अरे वहां पे भी रेंज कैसे मैक्सिमम करवाई थी, मैंने फॉर्मूला लिखा था पहले। अरे ऐसा फॉर्मूला लिखा था, फिर पूछा था बताओ ये मैक्सिमम कब होगी, तो तुमने कहा था साइन जब 1 होगा। उसको देख के कहना ना, जब इसका ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया है, और इसमें थोड़ी सी गाड़ी करेंगे। जिन 3 लोगों पे राइट लगाया उनको मिलाओ। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो लगा दो 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या हो गया वो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हाँ, ये है ए माइनस बी करूंगा तो माइनस अल्फा आएगा ना। अरे जब मैं तो फिर रेंज का फॉर्मूला यही जो है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अरे लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला है सेम, और अब इससे हम आर को मैक्स करवा लेंगे। एक बार इंक्लाइंड प्लेन अगर फिक्स कर दें तो क्या अल्फा को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या हम? तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ यू एंड अल्फा बताओ किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करें कि ए बी मैक्सिमम हो जाए। फॉर गिवन अल्फा, यानी यू और अल्फा को मैं नहीं छेड़ सकता, तो जिसका अंडरलाइन कर रहा हूं सब क्वेश्चन है, छेड़ के तो सकता हूँ, थीटा को छेड़ सकता हूँ, छेड़ सकता हूँ। तो फिर देखने का तो छेड़ने का तरीका एक ही है कि यार साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होती है, इससे बड़ा ही नहीं होता। यानी इफ आई वांट टू मेक आर मैक्स तो इट इंप्लाइज कि साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा को क्या करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा मैक्सिमम। यानी 2 थीटा प्लस अल्फा कितना करना पड़ेगा 90। इसका मतलब कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा 45 माइनस अल्फा बाई 2। जब तक जमीन नीचे थी 45 था, जैसी जमीन अल्फा से उठी 45 माइनस अल्फा बाई 2। सीधे याद करने का, ये लर्न करने को नहीं बोला मैंने कहा एक ये और एक, ताकि प्रॉब्लम में करना नहीं पड़ेगा। नहीं आया? अरे आया? इसको मुझे मैक्सिमम करना है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम करना है, और इसको मैं
इसको मैं कम ज्यादा कर नहीं सकता, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। इंक्लाइन प्लेन फिक्स हो गया, तो जिसको अंडरलाइन मारी वो सब क्या है, तो ऊपर ये थीटा तो वेरी कर सकता हूँ। तो मैंने पता किया कि यार ये सबसे अधिक कब होगा, जब ये सबसे अधिक होगा, और साइन का सबसे अधिक वैल्यू कितना होगा। तो फिर वो पहला वाला समझ में कैसे आया था 45 वाला, अच्छा भी समझ आया। वहां पे भी ये क्या था, साइन का अपन ने बन किया। तो यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ध्यान रखना, ये एंगल कहाँ से है, इंक्लाइन प्लेन। हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में वो ग्राउंड से पूछे, और लैंग्वेज में जल्दी में एग्जाम में करना है, फिर से वो अगला वर्ड ध्यान नहीं रहेगा कि भाई फ्रॉम ग्राउंड है, तो इसमें तो लगा क्या है 45 में रखना है। ग्राउंड से होगा तो क्या होगा, मैं लिख देता यहाँ पर, ये है फ्रॉम इंक्लाइन। सेम आंसर अगर ग्राउंड से करूंगा उसका नाम रख लेते हैं थीटा डैश। थीटा डैश क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ माइनस से प्लस आ जाएगा ना, अरे 45 प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएगा ना। यही दोनों इधर इंटरचेंज होंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। कब, जब मैं पत्थर ऊपर से फेंकूंगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये एंगल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। दिस इज फ्रॉम नाचने की शिद्दत ऐसी होना चाहिए, बस उठे आ गए नाचे पावन उतर कुछ लोगों में भी उनका पैशन होता है, दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्व्स। है तुम्हारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग, रुक ही नहीं सकते लोग। इस क्लास में कौन है, ये तेरे को भी देखेंगे। अरे हो गया, अब उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, आर मैक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दो, बस R1 लिख दो, तो आंसर हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन ची कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दिया मैंने 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, चलेगा। तो साइन वाला कंपोनेंट, तो यानी मैक्सिमम रेंज जब भी नीचे से ऊपर फेंकते हैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पर किसी पत्थर को 45 माइनस अल्फा बाय 2 एंगल पर, तो मैक्सिमम रेंज का आंसर हमेशा क्या होता है। अब सोचो, ये वाला अगर तुम नहीं याद रखते हो, समझना बात, ये वाला अगर तुम बोलते नहीं सर टाइम से हो जाएगा, नहीं याद करते, तो फिर आपको ये सारे पेपर मिलने पड़ेंगे, इस तक पहुंचेगा कैसे फिर, है कोई और तरीका कैंसर आ जाए बिना सोचे, तो इससे याद करना बेहतर है। इसको मत करो भले, पर मैक्सिमम रेंज इस एंगल पे होती है और इतनी होती है। तो चल रहा है, अब मैं वापस से लिखूंगा पर तुमको तो लिखना पड़ेगा, मैं इसी में चेंज करते जाऊंगा, ऊपर से नीचे फेंकने वाला है, सिर्फ साइन में फर्क पड़ने वाला और कहीं नहीं। तुम बताओ कहाँ फर्क पड़ेगा, कौन से साइन में, जी साइन अल्फा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि पत्थर नीचे आ रहा होगा, बाकी सब जैसा वैसे ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, बस यहाँ माइनस की जगह। तो फिर मैं डायग्राम बता के नया बता रहा हूँ, बाकी सब ये लिखे रहते। तुमने इसका एडिट क्या दिया था, फ्रॉम टॉप टू, सॉरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब लिखो फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
कहाँ लिखो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से किसी पत्थर को हमने प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्शन एंगल वापस में इंक्लाइन प्लेन से ही ले रहा हूं। नीचे से फेंकते समय भी थीटा यहीं से लिया था हमने, नहीं राइट। हो सकता है आपके न्यूमेरिकल में ऊपर से फेंकते समय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से दे दे, तो वहां फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ऐसे बनेगी। तो हो सकता है आपको यहां से थीटा दिया हो, तो फिर उसमें अल्फा जोड़ना और अपना थीटा बनाना। जब नीचे से जमीन से थीटा दिया था तो क्या करा था, अल्फा माइनस किया, फिर अपना थीटा बना। और ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया तो क्या करना है, अल्फा प्लस करके थीटा बनाना। तो ये प्रॉब्लम में ध्यान देना, नहीं तो फिर ये गड़बड़ होगी लैंग्वेज। और ये तो कॉन्सेंट्रेशन आपको डेवलप करना है, और वो तभी डेवलप होता है जब 400 से ऊपर कॉलम जाते हैं टोटल, और बार बार अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके डायरी में नोट करते हैं। अदरवाइज ऐसे कभी सोचो कि नहीं मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन, मेरे को कॉन्सेप्ट आती है मतलब मैं कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट से करने का टाइम नहीं था एग्जाम, नहीं समझ में आई। तो ये ऐसे टुच्ची हरकत, तो ये टुच्ची वाली तो इस तरह की फॉल्ट को क्या बोलेंगे, टुच्ची फॉल्ट है क्या, कंसेप्चुअल फॉल्ट है, सिर्फ आपने ध्यान नहीं दिया एक लैंग्वेज पर, गया प्रॉब्लम। तो ये बिना आदत डाले पॉसिबल है क्या एग्जाम में? ह्यूमन माइंड ऐसा है कि जब तक उसको आदत नहीं पड़ेगी तब तक वो एक्सीलेंट परफॉर्म नहीं करेगा। तो मिनिमम 400 कॉलम का जो बैरियर है वो क्रॉस होना चाहिए। तो फिर उस प्रॉब्लम करते करते क्या होता है, कहीं ना कहीं इतने सारे ड्रॉबैक निकलते हैं, आप उसको लिखते हो कॉपी में से। तो फिर रिवीजन किसका करना है, सिर्फ ड्रॉबैक उस डायरी का। सटीक तैयारी करो है ना, दिखावे तो मत जाओ। फिर बोल रहा हूँ आपके करो सिर्फ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ, तो उसकी बस एक मोनोटोनस कर रहे दिमाग में, अरे इसका तो चला जीता, ओके देखते इसको पाएगा कि नहीं, उसमें मोनोटोनस हो रहा है आपका दिमाग। आप व्यापक नहीं बन रहे हो, सोच फैला नहीं रहा दिमाग। और एडवांस उन लोगों का ही होता है बस, भले मेहनत अच्छा आ जाएगा इससे, पर एडवांस नहीं बनेगा। नहीं चल रहा है, चेंज करो, सेट करो। तो आप एक कॉपी कोई ला के दिखाओ मुझे, आज तक किसी ने लिखे नहीं, कभी आपने कभी लिखे? अभी तक आपके कितने चैप्टर हो गए हैं? वेक्टर्स, लिमिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, मेथड ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन में हुआ नहीं ना, जो कंप्लीट हुआ 4 हो गए कंप्लीट, हो गया ना। फ्रिक्शन चल रहा है अभी तो, अरे अभी तो फ्रिक्शन चल रहा है ना। फ्रिक्शन और एनर्जी अलग अलग होते हैं। पहले आपने एनर्जी पढ़ा होगा, वो खत्म हो गया, फिर फ्रिक्शन चालू हुआ ना, नहीं। तो 4 चैप्टर की तैयारी बताओ कहाँ बने, और उसको पढ़ते भी हो कि नहीं वापस, बोले यूनिट से डायमेंशन गया, बस रात गई बात गई। उसका हर लेवल की प्रॉब्लम में तुमने लिखा कि नहीं है, हाँ ये है एडवांस लेवल प्रॉब्लम जो मैंने भी इस प्रॉब्लम में किया, ये है मेरा मेन लेवल प्रॉब्लम, ये चल रहा है। सिर्फ तात्कालिक खुशी के लिए केवल इंस्टेंटेनियस खुशी, अभी मुझे खुशी मिल जाए मैं खुश हो गया, उससे नहीं होगा फायदा, है ना। एवरेज खुशी ढूंढो, एवरेज। ठीक है समझे? बस अब मैं ऊपर से डायग्राम चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ये डॉटेड लाइन लगा देता हूँ क्योंकि मेरा अभी जरूरत नहीं है। मैंने थीटा ही कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, फिर ऐसे कहीं गिरेगा, फिर ये भी ये बनेगा, फिर फ्रेम, फिर लास्ट की फ्रेम, फिर रास्ते में ग्रेविटी की फ्रेम,
वापस सेम फ्रेम आ गई। तुम लोग तो बनाओ, तुम्हें तो लिखना है सब। मैं तो इसी में बस एक उंगली से हटाते जाऊंगा, तब नया साइन लिखते जाऊंगा। कितनी उंगली से? ये माइनस गया, मेरा काम खत्म। तुम वापस लिखो। समझ में आ गया? बस यही चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अब इसके बाद कोई बताएगा पहले वाले पॉइंट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे भी वही होगा, तो नीचे से ऊपर का है। इस फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं। बस ध्यान रखना कि थीटा मैंने इंक्लाइंड प्लेन से लिया है, हॉरिजॉन्टल से नहीं। फर्स्ट पॉइंट भी तो वापस एज इट इज। सेकंड पॉइंट में फर्क पड़ेगा, बिकॉज ये जो जी साइन अल्फा है अब वो नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर उसी को दूसरे कलर देखो ज्यादा फर्क पड़ता है। उसी पर यहाँ प्लस आएगा। अगर यहाँ प्लस आएगा तो फिर यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ गए? देख दो दीदी।
दिया। अब थर्ड पॉइंट है करना पड़ेगा। उसमें sin to theta माइनस हो गया। थर्ड पॉइंट में जब यहाँ मैं 2 sin A cos B का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन ऑफ A प्लस B में यहाँ 2 थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ प्लस अल्फा ही बचेगा, तो फिर यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा, तो फिर यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ माइनस, तो फिर यहाँ प्लस, तो फिर यहाँ और उल्टे हो जाएगा। थीटा डैश अभी ग्राउंड लेवल में किधर चल रही है? हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ना। तो चाहो तो फ्रॉम ग्राउंड ना लिख के क्या लिख दो, हॉरिजॉन्टल। तो इस पॉइंट पे ग्राउंड से कैसे बनाएगा एंगल बता, ग्राउंड को शिफ्ट करेगा ना ऐसा। फिर इधर वाले में क्या फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा होगा, तो फिर माइनस वाला कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा, कैंसल होगा प्लस वाला कंपोनेंट, तो फिर यहाँ माइनस बचेगा। चलिए सब वही फॉर्मूला है कि साइन में फर्क पड़ेगा। बता दो साहब, हटाई दें। इंक्लाइंड प्लान वाली मैंने DPP 5 सॉरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 किया था, उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लान की आज ही खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सक्लूडिंग रिलेटिव मोशन
kinematics get fixed. Excluding relative motion नहीं, एक टॉपिक और है, बताओ कौन? वो from height वाला, कौन सा? from height and height. हम उतना वो सब मैंने बना ली, 13-14 क्वेश्चन बने थे ना, 14-15 हो गया क्या? अरे छाट से हम पत्थर ऐसा भी फेंक चुके हैं, छाट से पत्थर ऐसा भी फेंक चुके हैं, बोलवा दे सर, हाइट से बोल रहे थे ना, जरा एक बार टेक्निक तो कोई याद है, तब फिर तब पकड़ाए, क्या मैंने कौन सी खुशी खुशी है, कुछ बताओगे, बोलो किस तरह का टाइम, व्हाट इक्वेशन ऑफ मोशन करो, C equal to square times theta minus एक बार टाइम आ गया तो उसी टाइम में सब कुछ होगा, बाकी फॉर्मूले बना के रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक टॉपिक वो वाला छोटा है ना, मैं दूसरा बोल रहा था, हमको याद ही नहीं। अपन शुरू से बोलते आ रहे हैं कि बेटा अभी अपन सब आइडियल केसेस पढ़ रहे हैं, आइडियल केसेस पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं याद आया, बराबर लिखो। In a located air resistance is involved under gravity. If air resistance is involved under gravity. ये लग रहा है हाँ, नया टॉपिक है। If air resistance is involved under gravity motion. पहले नीचे से ऊपर फेंका किसी बॉल को जो स्पीड, और अब की बार क्या दे रखा है, एयर रेजिस्टेंस कुछ प्रॉब्लम में दिया होगा, लेट से कितने का है, 1 का, और रेजिस्टेंस हमेशा कितना लगेगा, मोशन के अपोजिट, मोशन के, तो अभी मोशन किधर हो रहा है, तो वो किधर लगेगा, नीचे, तो अब रेजिस्टेंस भी नीचे हो, ग्रेविटी भी नीचे है, यदि दोनों मिलके रोकेंगे ना इसको, तो टोटल रिटार्डेशन पहले जो जी हुआ करता था, अब वो जी प्लस ए हो जाएगा, पर कितना फर्क पड़ेगा, तो जहाँ पे जी लिखा था वहाँ पे क्या लिख दो, बाकी फंडा तो वही रहेगा ना। बोलो 9th इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, किसी को यू स्पीड से ऊपर फेंकते थे तो कितना टाइम लगता था मैक्सिमम यू बाय जी, अब की बात क्या आ जाएगा, यू बाय, वापस करके दिखाने की जरूरत नहीं, वो लिखा सिर्फ एयर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, साथ में जी के ऐड हो जाएगा, क्यों हुआ वो क्लियर। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी, यू स्क्वायर बाय 2, अरे ध्यान आया, वो लिखा जी नहीं, जी प्लस ए आ गई, क्लियर। अब हमने एच हाइट से किसी बॉल को नीचे छोड़ा, त्रिकोण है, तो एयर रेजिस्टेंस अब कितना लगेगा, तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर आगे, ग्रेविटी नीचे लग रही है, अगर बॉल नीचे गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी माइनस ए हो गया, यानी अब जहाँ जी है वहाँ पर जी माइनस ए हो जाएगा। बोलो नीचे आने में कितना
सेवंथ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर रूट 2h by g अंडर रूट 2h by समझ में आया क्या फर्क पड़ रहा है? जमीन पर कितनी स्पीड से टकराई? अंडर रूट 2g माइनस h अंडर रूट 2g था। तो वही इक्वेशन है, बस जहाँ जी था वहाँ पे जी माइनस ए लगा दिया अपन। ये आया। और सारे न्यूमेरिकल ऐसा नहीं देते वो सारा, वो लोग सारे क्या करते हैं, एक ही बॉल को फेंक कर वापस आते हैं उसी को, अलग से दूसरा कैसे नहीं है, अलग नहीं है। हाँ, तो हमारा दिमाग जल्दी में क्या बोलता है, हाँ सर हमने नोट बनाए थे कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना समय नीचे आने में लगेगा। अब की बार लगेगा क्या, अभी दोनों समय अलग अलग हो। पहले किसी भी दो पॉइंट को क्रॉस करने में नीचे से ऊपर जाते समय जो टाइम था, आते समय भी उन दोनों पॉइंट को क्रॉस करने में उतना ही अब नहीं लगेगा, अब अलग होगा। तो इसके भी फॉर्मेट बना के रखो ना भाई, किसी भी चीज को यू स्पीड से फेंकें तो मैक्सिमम हाइट कितना चलेगी, वो अपने बना ले यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ, अब इतनी हाइट लगेगी। अब इस हाइट से जब वो गिरेगा वापस और यहाँ से वापस गिरेगा तो जमीन तक पहुंचने में टाइम कितना, एक मिनट का टाइम भी बोलो, यू बाय, तो इसका नाम रखो टी अप। जब T1 T2 कर ले, अब तो इसमें बहुत मजा आएगा। T1 तो दिक्कत, तो अब ऊपर से नीचे आ रही है, पर यही वाली हाइट कवर करेगी ना जो गई थी, और अब की बार नीचे आते समय जी जी नहीं जी माइनस ए हो गई है, कोई दिक्कत। तो बोलो कितना टाइम लगेगा T2 इक्वल टू, तो वही रहेगा जो लिखा ना, 2h by g माइनस, पर अब इसमें h कौन सी होगी, ये वाली नीचे से ऊपर जाते समय की h है ना, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट h की जगह u स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ जी तो से 2 से 2 कट गया, यानी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर माइनस, यानी u अपॉन अंडर रूट। अरे पहले पढ़ी ये आंसर और ये आंसर सेम हो जाते अगर एयर रेजिस्टेंस 0 हो जाए। जैसे ए 0 करोगे तो ये भी u बाय जी बचेगा, ये भी तो u बाय जी बचेगा। तो कुछ कॉलम इस तरह के मिलेंगे, नीचे से ऊपर जाकर वही वाली हाइट से वापस नीचे गिरा, तो दोनों टाइम का रेशियो निकालो। ये क्वेश्चन मिला होगा शायद सबको, फाइंड द रेशियो ऑफ अप टाइम एंड डाउन टाइम। T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, अरे यू से यू कर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, अपॉन में है अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, तो उसको फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कोई दिक्कत में छात्र ये सब भी कोशिश करो। फिर से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अपने फैकल्टी से बनने की कोशिश करो। आप भी देखो, मैं जो वॉच किया है कि मैं एनी टाइम बोलता हूँ कि कहीं से भी कैसा ही प्रॉब्लम लेकर आओ, वैसे नहीं बनेगा तो मैं क्लास में खड़े होकर सोच के करूंगा, नहीं बना तो फिर बोलूंगा कि रात में सोच के करूंगा। ऐसा बनने की कोशिश करो। आप कहीं और चेक कर सकते हैं सर, ऐसा करो लेके जाओ कहीं से, एक आध ऑन द स्पॉट रख दो जनरली क्लास में, कोई प्रॉब्लम रेवल्यूशन का ले जाओ, तो दोनों में लेके जाओ ऑन द स्पॉट। तो आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट, मना कर देंगे बेटा ऐसा बनना, सेक्शन कर दे और ऑन द स्पॉट उसको क्लास में रखो। ऑन द स्पॉट करने के लिए जिगरा लगता है, बहुत जिगरा।
क्योंकि हर किसी को अपना फेल्यूर पीते नहीं आता, चिढ़ जाते हैं सब। और मुझे तो मेरे को सिर्फ फेल्यूर पी पी गई मैं 51 साल का हुआ, उसी में तो मजा आता है। हर साल प्रोग्रेस कैसे होगी फिर मेरी, नया चीज कैसे समझ में आएगा नहीं तो जितना मेरा पहले का नॉलेज तो अपने ही जाएगा ना फिर। जैसे मेरे टॉपिक जो होते जाए तो तुम तो उसकी तैयारी ढूंढ के रखा करो, काम ढूंढ के रखने का बस अपने फैकल्टी से कुछ के जो है अब चेक करो, मेरे को ला के दिया करो ताकि मेरा नॉलेज बढ़े। मैं तुम्हारे लिए नहीं करता, मैं सिर्फ मेरे लिए जीता हूँ। इंसान वही सफल होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मिशन बनने भी चल रहा है इस बार, तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता कैसे होते हैं। मिशन का बैच ही कैंसिल कर दिया क्योंकि पिछले वाले 8 बच्चे गिरा रहे हैं उनको कंसेप्ट पर भी डाउट भी शायद कुछ लोगों ने शुरू कर दिया हो गया। गूगल फॉर्म दिया सब भर के, तो मुझे डाउट हो गया शुरू। मुझे पहले डाउट बता दो क्या क्या पूछना है तुम्हें, फिर मैं उसको पहले करके आऊंगा ताकि मैं क्लास में कराऊँ। हुआ शुरू था होगा धीरे धीरे क्यों होगा, अभी थोड़ा लेट होता है हर बार, इस बार जल्दी हो गया। ऑन द स्पॉट करवाने का सिर्फ बच्चा सीखता है कि यार टीचर कैसे सोच रहा है, इसको पता कैसे चला कि ये सोचना है। क्योंकि एडवांस कभी रिपीट नहीं करेगा बेटा क्वेश्चन, आप सिर्फ रिवाइज करके खुश जाते हो। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपना दिमाग मोनोटोनस कर दे रहे हो, आप एक्चुअल एडवांस के इलाज नहीं कर रहे। नया क्वेश्चन सामने आए जो दुनिया भर की किसी बुक में नहीं है, उसमें मेरा थॉट लगा कि नहीं, थॉट लगा मुंह तक पहुंचा, शायद मैं एक कॉन्सेप्ट रह गई, फिर वो जिंदगी भर याद रहती कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरे से रह गई, अब ये कभी नहीं हो। और वो काम में करके यार क्या तैयारी कर रहे, कौन करवा रहा है तैयारी। तो 2126 10 साल बाद आ रहा है 2016 के, हर 10 साल में होता है। 2006 का पेपर बहुत खराब था, 2016 का एक अनोखा पेपर था, अजीब से क्वेश्चन, और 2026 आ रहा है। पूरे इंडिया में सारे फैकल्टीज के बीच में, हमारे बीच में ग्रुप में ये बात कर रही कि अब कौन किस तरह का क्वेश्चन बनाएगा। कुछ अजीब से क्वेश्चन है जिनका थॉट लेवल ही नहीं है मार्केट। वो तो जिस प्रोफेसर ने बनाया होगा, जिस IIT के गुवाहाटी का था 2016, और 6 का चेन्नई का था, तो जिसने बनाया होगा अभी जब तक वो मार्केट में नहीं आएगा तेरे को पहले से बता दे बेटा, बिक जाएगा इंडिया है। एटलीस्ट IIT अभी अछूता याद है तो उसका अछूता, जब पेपर आएगा मार्केट में तब पता चलेगा कि ये 2026 का कोर्स बना रहा है। पहले से पता चल गया ना बेटा, यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग अपने वर्क करेंगे, कॉलेज ही खरीद लेंगे। भाई इतना पैसा इंडिया में, फिर बता रहा हूँ इंडिविजुअल व्यक्ति के पास है,
एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि उसको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ बनने वाला है, वो वहां के सारे कर्मचारी झाड़ू मारने वाले से लेके टॉप वाले सबको एक साथ खरीद लेगा, इतना पैसा। क्यों खरीदेगा? उससे 10 गुना ज्यादा वो कमा लेगा फिर उसको बेचकर। पॉपुलेशन इतनी। तो ये तो जब हो जाता है तब रिवील होता है। तो ये 10-10 साल वाली कहानी जो है होगी अगले पास नहीं, कुछ अनोखी क्वेश्चन बनाते हो, वो मतलब उनका सरफेयर भी नहीं है। कल ही J1 द्वारा सीनियर में प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा था, वो समझ गए पर बच्चे को सब उनका पल्ले पड़ी। तो इसका तो थॉट ही नहीं, इसमें कैसे इन्होंने सोच लिया कि ये होगा, ऐसा करना। नो वन कैन थिंक अबाउट दिस। दुनिया में कोई ताकत नहीं, कोई फैकल्टी इस बारे में सोच ले अगर उसको पहले से पता नहीं कैसा करना। और वो तो सॉल्यूशन जब मार्केट में आया था एनटीए का तब पता चला। थोड़ा सा क्वेश्चन था EMI का, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन। पर ऐसा मैं तो खुलेआम लेता हूँ, वो भी खुलेआम लेके आते हो, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। तो उसका मिशन वाला काम मिशन में नहीं करता, उसका मैं क्लास में करवाता हूँ। मेरे टॉपिक मिशन में कौन सा टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ा है। आई थिंक कि अब इधर का काम खत्म हो गया है। चलो अब निकालो डाउट। थोड़ा पूरा ग्राफिकल का डाउट बोला डाउट भी देना। कौन सा नंबर? मॉड्यूल का 27 पेज नंबर। पेज नंबर 101। सब लोग पहले पेज 101 पे जाओ। पेज 101। तो एक बार करके देखो। मैंने बोला था कि एक बार ऑन द स्पॉट कुछ अच्छा कोई नया क्वेश्चन लेके जाओ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऑन द स्पॉट क्या होता है। करवाया उससे तो किया मैंने इसी है, पर उसका पूरा वो कांड सॉल्यूशन में पूरा होगा। मुझे देख लेते हैं क्या है। 27 101 पे 127 101 पे 27 देखो। कॉलम 1 shows the position time। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान दो, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, दिस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दे रखा है। अब पूछा है कि पहला ए वाला जो दिख रहा है, अरे ए वाला ये है, तो बोलो इसका हमारा मीनिंग क्या है? स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अब किसके बीच में है? दिस विल बी द स्लोप। अरे होगा, यानी B इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। अब B में देखो, B ये वाला है, तो स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी B इज नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। C वाला देखो, पॉजिटिव। ख्याल से मैंने केसेस बना के पूरे लिखे हैं डायग्राम। क्या दिक्कत होगी इसमें? तो उसमें जो बी वाला है और अच्छा मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ। बिल्कुल मुझे अभी तक तो बोल रहा है कि है दिक्कत, ठीक है। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। डी वाला B is negative and decreasing। अब हमें पता करना है A का। A पॉजिटिव का मतलब तो बॉडी अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है, पर B की मैग्नीट्यूड क्या हो रही है? अरे डिक्रीज हो रही है,
तो वो डिक्रीज करने का काम कौन करता है? यानी A इज नेगेटिव। B इंक्रीज करने का काम कौन करता है? तो A इज पॉजिटिव। B इंक्रीज करने का काम कौन करता है? एक्सेलरेशन। तो A इज अगेन B डिक्रीज करने का काम। तो क्या अभी भी तू बोलना चाह रहा है कि तेरे को प्रॉब्लम उसमें? नहीं, ये सब तो मेरे को आया था सर, पर बी वाला जो है ना, उसमें एक्सेलरेशन लेस देन 0 है, क्यू ऑप्शन है। बी वाला जो है ना, B में नहीं, पॉजिटिव है। हाँ, पर उसमें लेस देन 0 दिया है आंसर की। B वाले ऑप्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ना बेटा? हाँ, आपने बोला उसे किया। तुम अपनी अकल लगाओ ना, बस चेंज कर दो फिर उसको। तुमको शायद मैंने ऐसा करके भी दिखाया था, याद है? हाँ, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल यहाँ लो, अब उतना ही टाइम इंटरवल बाद में लोगे अगर, तो आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी ज्यादा अमाउंट से बढ़ी और पहले कम अमाउंट से बढ़ी थी। तो वेलोसिटी के बढ़ने की रेट क्या हो गई? सॉरी, ये तो वेलोसिटी नहीं है, क्या है? एक्सटी ग्राफ। मैंने वीडियो में बताया, सॉरी ये एक्सटी है। एक्सटी में यहाँ पर डेल्टा टी सेम लिया, पर डेल्टा एक्स छोटा है। यहाँ पर भी डेल्टा टी वही लिया, पर यहाँ का डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, ये x2 नाम दो और इसका नाम 1। तो डेल्टा x2 बाय डेल्टा टी इज ग्रेटर देन, बोलो बॉडी क्या कर रही है? बाद वाली वेलोसिटी बड़ी है, शुरू वाली वेलोसिटी छोटी है, यानी बॉडी ऐसे होगी ना बेटा, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना। क्या दिक्कत है, तुम बोलो। मैंने भी किया था आंसर, तो मैंने करवाया आंसर भी प्रॉब्लम। तो तुझे मतलब शक कैसे हुआ कि नहीं ये आंसर सही हो सकता है? इन्होंने जो दिया कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव पर बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब बॉडी रिटार्ड हो जाएगी ना फिर। क्या हुआ बेटा, नहीं समझ में आया सबको? बॉडी रिटार्ड हो जाएगी। मैंने उस समय भी जब समझा कहा था कि बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ बॉडी वेलोसिटी नेगेटिव आ गई तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अरे वेलोसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव से इतना पता चलता है कि बॉडी का मोशन अवे फ्रॉम ओरिजिन है टुवर्ड्स ओरिजिन। वो कभी ये नहीं बताता कि ए का साइन क्या होगा। ए का साइन कौन डिसाइड करेगा? V की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है कि घट रही है, वो डिसाइड करता है ए का साइन। कोई दिक्कत? अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद तुमको छापने का भी मौका नहीं मिलेगा इधर वापस। तो फिर बोल रहा हूँ रिलेटिव का वर्ड ही एक अलग है, उसकी फॉलो करने का आनंद अलग है, पर इधर कभी नहीं लौट पाओगे। इसलिए अगले लेक्चर से पहले तो तुम्हारा सारा काम खत्म करके आना सब जगह से, राइट फ्रॉम एरोडो टू ऑल डीबीपी। सबसे छोटा लेवल कौन है? ऑल डीबीपी। उसके ऊपर मॉड्यूल, उसके ऊपर अपने दूसरे पीडीएफ, उसके ऊपर एरोडो। तो यहाँ से एरोडो से लेके पूरा यहाँ तक का काम पूरा खत्म कर दिया। एक बार 1.26 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग जल्दी से। अरे 3 मिनट बचे, जल्दी करो। 1.26 जल्दी में मिलेगा भी। हाँ ठीक है। A point moves in the plane XY according, अरे पैरामेट्रिक हो गया ना।
अरे कल तो उन्होंने भी पूछा था A5 में, हाँ बेटा ऐसे गड़बड़ मत करो आप, वहाँ पे भी मैं थोड़ा चिल्लाना पड़ा। गड़बड़ नहीं करना। पैरामेट्रिक है, कैलकुलस का 9th केस में जरा निकालो कॉपी, कैलकुलस का 9th केस। बाहर में मुझे इश्यूज मिला था, सोच के क्या धूप आ गई है। मैं बहुत बड़े बाबा बेटा, मैं सुना ना यहाँ पे पॉलिथिन में रखूंगा, मेरे को संभाल कर तो दीजिए। ये जो जीन्स पहनी मेरी 16 साल पुरानी है। इंटीग्रेटेड कंपनी आती है, ये कंपनी अब आती ही नहीं है। मैं बहुत संभाल कर सोच चीजों को। मेरा जैकेट ये सब 10 साल 11 साल पुराने, बल्कि नहीं, ये तो 2016 का है। कितने साल हो गए? 12 साल। 2014 में पैदा हुआ। 16 साल का मतलब तो वही हुआ ना। हाँ, तू 16 के तो हो, तुम मुझसे बड़े हो गए भाई। अबे तू 16 का ही है। मैं ना जैसे जाता हूँ घर पे शूज को बराबर से साफ करके वापस पॉलिश करके, जिस डब्बे में खरीदा था मैंने वो डब्बे तक अभी तक लगे। बेटा यहाँ सारे लोग सकते में रहते तो सुनते ना कि सर जेब से पुराने कपड़े हैं, तो टेंशन में आते हैं कि अभी तक आपको आ रहे हैं, हमें आएंगे कि नहीं। अरे पैरामेट्रिक वाला निकाल दिया सबने 9th केस। y इक्वल टू 1 माइनस, बस देख लो फटाफट जल्दी देख लो। 1 माइनस cos ओमेगा t, t and omega are positive constant. The distance as traveled by the point during the time tau. tau टाइम में बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। चल बैक। अरे कौन है ये? पैरामेट्रिक फॉर्म है। t टाइम में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, तो क्या पहले पार्ट में नहीं आया कि दूसरा पार्ट नहीं आया? दूसरा पार्ट शायद नहीं आया। बस देखो द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी नहीं, वो भी आ जाना चाहिए। अरे वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो बिना कॉपी में निकाला कि नहीं वो पेज? कैलकुलस का 9th पॉइंट। अरे अरे इस पे bx बनाओ, इसे इसका वेक्टर फॉर्म bx i कैप by, इसका वेक्टर फॉर्म ax i कैप ay, और दोनों के बीच में एंगल। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज a dot b upon mod a into mod b। याद आया? करना देंगे फिर तो वापस एक बार फिर से सारे क्वेश्चन जो आपके रोड के रखे हुए उनको फिर से टाइम आउट।